जन्नत के पत्ते। वो हर तस्वीर के बाद ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में खड़ी हो जाती और चेहरे पे मासूमियत तारी किए कभी आंखों को पटपटाती, कभी थोड़ी जले हाथ रखती, कभी मुस्कुराती, कभी नाक सुकेड़ती। शायद एक दो सियाह उसकी तस्वीर बनाने रुके होंगे तो देखा देखी मजमा लग गया होगा। वो और डीजे भी फौरन अपने कैमरे निकालकर तस्वीरें बनाने खड़े हो गए। इस बच्ची के पोज इतने प्यारे थे कि तस्वीर बना बना कर भी उनका दिल नहीं भर रहा था। थोड़ी देर बाद हया ने लम्हे भर का तवक्कुफ करते अपना चेहरा उठाया तो देखा जहान साथ ही खड़ा लब भींचे कदरे नागवारी से ये सारा मंजर देख रहा था। वो शाने उचकाकर फिर से स्याहों के जमघट्टे में घिरी बच्ची की तरफ मुतवज्जे हो गई। यार, उम्र देखो उसकी और एक्शन कैसे मार रही है। डीजे हंसते हुए तस्वीरें खींच रही थी। दफातन मजमा को चीर कर एक लड़की आगे बढ़ती दिखाई दी। उसने लंबे स्कर्ट और खुले स्वेटर के ऊपर भूरा सा सादा स्कार्फ चेहरे के गिर्द लपेट रखा था। उसकी रंगत सुनहरी थी और आंखें भूरी सब्ज। वो 16-17 बरस की लगती थी। बाएं कोने पर उसने एक टोकरी डाल रखी थी जिसमें जंगली फूल थे। वो माथे में तेवरियां लिए आगे बढ़ी और सख्ती से इस बच्ची का बाजू पकड़ा। बच्ची घबराकर पलटी और जैसे ही उस लड़की को देखा उसके लबों से होले से निकला, आयशे गुल। जवाबन वो भूरी सब्ज आंखों वाली लड़की तुर्क में गुस्से से कुछ कहती हुई उसका बाजू पकड़कर मजमे में से रास्ता बनाकर उसको ले जाने लगी। वो तुर्क में जो कह रही थी वो ऐसा था कि सियाह फौरन पीछे हटने लगे। रेड कार्पेट शो ख़त्म हो गया था। बच्ची अब मुज़ाहमत करती चिड़चिड़ेपन से कुछ कह रही थी। वो लड़की जिसका नाम शायद आयशे गुल था मुसलसल बोलती हुई उसे लेकर जा रही थी। उसकी भूरी आंखों में गुस्सा भी था और दुख भी और शायद नमी भी। हया गर्दन मोड़कर उसको जाते देखती रही। आओ तुम्हें अपना बयूक अदा दिखाता हूँ। जहान की आवाज़ पे वो चौंकी, फिर खफीफ सा सर झटक के उसके साथ आगे बढ़ गई। जहान ने एक बग्गी रोक दी थी। डीजे ने अलबत्ता 4 लीरा इजाफी घंटा के हिसाब से साइकिल किराए पर ले ली थी और अब वो उसी पे सवार हो रही थी। हया बग्गी के करीब आती तो जहान ने एक तरफ होकर रास्ता दिया। वो शाहाना सी बग्गी ऊपर से खुली थी। आगे एक घोड़ा जता हुआ था जिसके साथ एक बग्गी बान लगाम थामे बैठा था। पीछे खूबसूरत सी 2 अफराद के बैठने की नशिस्त बनी थी जिस पे सुनहरी नक्श निगार बने थे। वो एहतियात से ऊपर चढ़ी। मखमली शाही नशिस्त नहायत गुदाज थी। वो दोनों एक साथ ही उस पर बैठे। बग्गी बान ने घोड़े को ज़रा सी चाबुक लगाई तो वो चल दिया। पथरीली सड़क पे उसके टापों की आवाज़ गूंजने लगी। तो फिर पाकिस्तान के अच्छे लोग कैसे होते हैं? हया ने गर्दन उसकी तरफ फेरी। वो हाथ में पकड़े स्मार्टफोन पर निगाहें जमाए पूछ रहा था। वो उसे कभी भी मुकम्मल तवज्जो नहीं देगा, ये तो तय था। पाकिस्तान और पाकिस्तान के अच्छे लोग। हया गहरी सांस लेकर सामने देखने लगी। सड़क 2 रुइया सब्ज दरख्तों की कतार से घिरी थी। चंद पीले जर्द पत्ते सड़क के किनारों पे बिखरे पड़े थे। दरख्तों की दोनों कतारों के दरमियान बग्गी सुस्त रवि से आगे बढ़ रही थी। हम बहुत तरक्की याफ्ता नहीं हैं, बहुत पढ़े लिखे भी नहीं हैं। धोखाधड़ी, रिश्वत जनी, कत्ल वारत और बहुत सी बुराइयों में भी मुलविस हैं। हमारे यहाँ जुल्म खुलेआम किया जाता है और मजलूम भी हम ही होते हैं। हम पसमानदा भी हैं और पस्त जहन के भी, मगर इस सब के बावजूद जहान सिकंदर, हम दिल के बुरे नहीं हैं। हमारे दिल बहुत सादा, बहुत मासूम, बहुत प्यारे होते हैं। फिर वो कदर तवक्कुफ से बोली, क्या तुमने वाकई अब्बा से पूछा था कि पाकिस्तान में हर रोज़ बम ब्लास्ट होते हैं? मैंने मोबाइल की स्क्रीन को उंगलियों में पकड़े वो ज़रा सा चौंका, फिर ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। शायद। क्या नहीं होते? होते तो हैं। हमारी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कैफ़े में भी ब्लास्ट हुआ था। उस दिन हमारी एक फेयरवेल पार्टी थी और हम फ्रेंड्स ब्लास्ट से 10 मिनट पहले कैफ़े से निकली थीं। जब हम दोबारा आईं तो बहुत बुरा मंजर था। वो खून,
टूटा कांच, जली हुई दीवारें उसने याद करके जैसे झुरझुरी ली। तो सिक्योरिटी इदारे क्या करते हैं? लगता तो नहीं कि कुछ करते हैं। खैर, तुर्की के लोग कैसे होते हैं? मैं तो एक गरीब सा रेस्टोरेंट ऑनर हूँ, वर्किंग क्लास का एक मजदूर, सिर्फ शख्स जिसको मसरूफियत के बायस घूमने फिरने का वक्त ही नहीं मिलता। और बावजूद इसके कि मेरे घर से बयूक अड्डा तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत पर होगा, मैं 3 साल बाद इधर आया हूँ। वाकई? उसने हैरत से पलकें झपकाईं। जहान ने शाने उचका दिए। वक्त ही नहीं मिलता? मैंने बचत के लिए रेस्टोरेंट में वर्कर्स कम कर रखे हैं, सो इसलिए काम का बोझ बहुत बढ़ जाता है। वो इसी तरह स्क्रीन को दबाता मुसलसल काम कर रहा था। बगी सड़क की ढलवान से नीचे उतर रही थी। बल खाती सड़क के दोनों इतराफ बहुत खूबसूरत बंगलों की कितारें थीं। सड़क के किनारे कुत्ते टहलते फिर रहे थे। ये तख्ता कमज़ोर है। दफातन जहान ने अपने जोकर से नीचे मौजूद तख्ता थपथपाया और फिर झुका। प्लीज़ जहान, सारी दुनिया की टूटी चीज़ें तुम्हारा हेडेक नहीं है। अच्छा, वो जो झुक रहा था कदरे फुफकी से सीधा हुआ। वो फिर से मोबाइल पे कुछ लिखने लगा। फ़ोन रख भी दो। मैडम, आप ये मत भूला करें कि आप एक गरीब वर्कर के साथ हैं, जो अगर एक दिन का ऑफ लेगा तो सारे ऑर्डर्स में हेर फेर हो जाएगा। सो इस बेचारे को बहुत से काम यूं ही ऑन दी मूव भुगाने पड़ते हैं। और वो ये भी जानता है कि इन तमाम मेहनतों के बावजूद वो अगले 10 साल तक भी बयूक अड्डा के इन बंगलों जैसा आधा बंगला भी नहीं बना सकता। उसके कहने पे हया ने लाशौरी तौर पर सड़क के दोनों इतराफ बने बंगलों पे निगाह दौड़ाई और एक लम्हे को ठटक कर रह गई। दाएं इतराफ जहान के इस जानिब जिस बंगले के सामने से बगी गुजर रही थी, वो इतना आलीशान और खूबसूरत था कि निगाह नहीं टिकती थी। 4 मंजिला सफ़ेद ऊंचे स्तूनों पे वो महल यूं शाहाना अंदाज में खड़ा था जैसे कोई बब्बर शेर अपने पंजों पे बैठा होता है। उसके छोटे से बागीचे के आगे एक लकड़ी का सफ़ेद गेट था। बगी आगे बढ़ गई तो वो गर्दन मोड़कर देखने लगी। सफ़ेद महल की लकड़ी के गेट पे नाम की एक तख्ती लगी थी, जिस पे कदीम लातीनी हिज्जों के अंदाज में नाम लिखा था, A.R. पाशा। उसके दिल की धड़कन लम्हे भर को रुकी थी। उसके अंदाज पर जहान ने पलट कर उस घर को देखा था। अब क्या तुम अभी से मेरी जेब का मुकाबला इन बंगलों के साथ करने लगी हो? वो चौंकी, फिर इस गेट को देखा जो अब दूर होता जा रहा था। नहीं तो। वो सर झटक कर आगे देखने लगी। फिर कितनी ही गलियों से वो खामोशी से गुजरे, यहाँ तक कि एक जगह जहान ने तुर्क में कुछ कहकर कोचवान से बगी रुकवा दी। हमने पूरे जजीरे का चक्कर लगाना था, फिर अभी से क्यों रोक दिया? वो उतरने लगा तो हया बोल उठी। नमाज। जहान ने सामने मस्जिद की जानिब उंगली से इशारा किया। अच्छा। वो सर हिलाकर उठी, एक हाथ रॉड पे रखा और एहतियात से पाँव नीचे पैदल पर रखकर उतरी। जहान पहले ही उतरकर मस्जिद के दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। मस्जिद छोटी मगर साफ सुथरी थी। जहान मर्दों वाले हिस्से में चला गया तो वो वज़ू करके औरतों के प्रेयर हॉल में आ गई। हॉल के एक कोने में एक लड़की बैठी थी। उसके सामने एक बच्ची उसी के अंदाज में बैठी धीमी आवाज़ में कुछ कह रही थी। हया ने गीले बाजुओं की आस्तीनें नीचे करते हुए बगौर इन दोनों को देखा। ये वही दोनों लड़कियां थीं जो अभी 2 गलियां छोड़कर सड़क पर उसे नजर आई थीं। जामनी फ्रॉक वाली छोटी बच्ची और दूसरी भूरे स्कार्फ वाली संजीदा लड़की। बच्ची मिन्नत भरे शिकायती अंदाज में उस लड़की के घुटने को झंझोड़ती कुछ कहे जा रही थी, मगर वो लड़की जिसका नाम शायद आयशे गुल था, नफ़ी में सर हिलाती गोया मुसलसल उसकी तरदीद किए जा रही थी। वो दोनों धीमी आवाज़ में बातें कर रही थीं। हया स्टॉल को चेहरे के गिर्द लपेटे हुए इन दोनों को देखे गई। उन्होंने उसे नहीं देखा था शायद। वो आपस में मशगूल थीं। वो जब नमाज पढ़कर उठी तो देखा वो बच्ची अभी तक उस लड़की को मना रही थी और शायद अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो रही थी। उसकी आवाज़ धीमी और ज़ुबान अनजान थी।
مگر کبھی کبھی وہ بے بسی بھرے انداز میں چیخ کر ذرا زور سے عائشہ گل پلیز کہہ اٹھتی تو حیا کو سنائی دے دیتا۔ ایک آخری نگاہ ان دونوں پہ ڈال کر وہ باہر آ گئی۔ مسجد کے برآمدے میں وہ تنہا نماز پڑھ رہا تھا۔ حیا ننگے پاؤں چلتی ہوئی برآمدے تک آئی اور ستون کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی۔ ہوا سے اس کا سر پہ لیا ہوا اسٹالر اس کی پشت تک پھسل گیا تھا۔ سامنے چند قدم کے فاصلے پر وہ سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ نیلی جینز اور اوپر سیاہ سویٹر، جہان سکندر کا مخصوص لاپرواہ سا حلیہ۔ وہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ سر ستون سے ٹکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اب سجدے سے اٹھ کر تشہد میں بیٹھ رہا تھا۔ ہر کام پھرتی سے کرنے والا جہان سکندر کی نماز بہت ٹھہری ہوئی اور پرسکون تھی۔